स्टॉक और हम चर्चा कर रहे हैं। आज मार्केट न्यू हाई पे खड़ा हुआ है, इंडिया का भी और यूएस के में भी वही स्थिति है, ग्लोबली है। एक चार्ट हमने देखा था जो दो कंपैरिजन करता था डेटा का, एक 1966-67 का और एक 22-23 का। 1967 और 66 के बीच में S&P 20% गिरा था, तो टेक्निकली मान लेते हैं लोग 20% गया तो स्लो डाउन, मंदी जो भी बोलो आप उसको, बेयर मार्केट मान सकते हैं। वहाँ से उसने 38% की रैली की थी। उस चार्ट को जब हम डॉट प्लॉट करते हैं आज की तारीख में तो एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है कि अक्टूबर 2022 से आज तक S&P 20% गिरा था, उसके बाद वहाँ से उसने रिकवरी 20%, क्या अब तो मेरे ख्याल 23-24% की रिकवरी हो चुकी है और अभी भी वो 38% जाएगा तो S&P 500 जो यूएस का है वो 5000 तक जा सकता है। इस तरीके की रिकवरी ग्लोबल मार्केट में सब जगह चल रही है। लेकिन क्या इसमें एक विलेन हमारे लिए है? इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली बात करूं तो मॉनसून हो सकता है क्या, एल निनो हो सकता है क्या? पंकज जी आपका क्या राय है, आपकी क्या व्यू है? देखो नीरज जी, डेफिनेटली जिस तरह की वैल्यूएशन इस टाइम हमारी मार्केट्स की हैं, कुछ एक पॉकेट्स में थोड़ी स्ट्रेस जरूर लगती हैं। अब उसका वन शुड बी कॉशियस, बट इतना कॉशियस भी ना हो कि वो साइड लाइन्स में बैठ जाए, मार्केट में पार्टिसिपेट ना करे या लगे कि मैं कहीं एक अच्छी करेक्शन आएगी उसके बाद मार्केट में अपना नया पैसा लगाऊंगा। आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। आई थिंक इतना मार्केट में तो रिस्क थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि लेना पड़ेगा। आई थिंक जो बाकी समीकरण है जो कि हमारे सामने है, विच वी कैन ट्रांसपेरेंटली सी, वो काफी पॉजिटिव है। और एक जो मॉनसून को लेके जो एक समीकरण है, ठीक है अभी तक शायद बिल्कुल उत्तेजनाजनक नहीं हैगा, बट इसमें एक फैक्टर मैं ऐड करूंगा कि अगर जो मॉनसून का डेफिसिट 5 से 10% रहता है या छोटा डेफिसिट रहता है तो आई थिंक उसके लिए कंट्री प्रिपेयर्ड है। जो हमारे पिछले 10-20 साल में इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह बन गए हैं, वो आई थिंक उसके लिए कंट्री प्रिपेयर्ड है। उससे ज्यादा अगर डेफिशिएंसी रहती है तो डेफिनेटली जो एक रूरल इकोनॉमी है, रूरल ग्रोथ है, रूरल कंजम्पशन है, उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स है उन पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बट आई वुड स्टिल प्ले अ ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव माइंड गेम एज ऑफ नाउ। आई वुड स्टिल बी इन अ कैंप ऑफ कि जो अच्छे सेक्टर्स या अच्छे स्टॉक्स जो पैरामीटर्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड वन शुड बी वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द मॉनसून सिनेरियो। एक जो बहुत आउटसाइड सिनेरियो है जो कि अभी मेरे को नहीं लगता कि थमाव में है, बट एक यूक्रेन वॉर पे भी हमारे को एक नजर रखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेरे को लगता है कि अगले 2-4 महीने मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव सिनेरियो मार्केट के लिए आ सकता है। अनुराग जी आपके लिए क्या रेड सिग्नल है? अच्छा, ये जो आपने जियो पॉलिटिकल बात की ना, इसमें एक और जोड़ देता हूँ। ताइवान और चाइना के बीच जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के यूएस काफ़ी कंसर्न है, लेकिन आपके हिसाब से क्या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? क्योंकि मार्केट हीटेड तो है थोड़ा सा। नीरज, दो बातें कहता हूँ। हाँ। एक तो एक देखिए, अभी चाइना का मूव हुआ ना, बहुत मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि उन्होंने कुछ मार्केट से हट के कॉल लिया। वर्ल्ड एक तरफ जा रहा है लेकिन चाइना ने बोला मेरी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, मुझे तो स्टिमुलस देना है तो मैं रेट कट करूंगा। आई थिंक इंडिया के लिए भी अब टाइम आ गया है कि वो वर्ल्ड कंसेंसस को फॉलो ना करके थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करे, क्योंकि एक तो हमारी नीड्स अलग हैं, जरूरतें अलग हैं और हर चीज में हम डायरेक्टली कांट कॉपी द वेस्टर्न मॉडल। तो मुझे बड़ा पसंद आएगा और आरबीआई ने पहले भी सिग्नल दिए। देखिए मार्केट्स तो ऑलरेडी आई कांट से डीकपल बट इंडिपेंडेंट जरूर हो गए हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज हैं दैट एवरीबॉडी हैज रियलाइज्ड टू देयर पेरिल के मार्केट से निकल तो जाएंगे लेकिन आप फिर वापस एंट्री मिल नहीं पाएगी और वो महंगे हो जाएंगे मार्केट्स, राइट? सो आई थिंक ऑन द फिजिकल साइड एंड मॉनेटरी साइड ऑल्सो इंडिया अगर इंडिपेंडेंटली पॉलिसी ले तो बेहतर होगा और आई थिंक लोगों को पसंद आया, आई थिंक करना भी चाहिए। तो आई थिंक जस्ट लुक एट व्हाट द डोमेस्टिक इकोनॉमी नीड्स। ऑन दिस नीरज, मुझे ये कंसेंसस बड़ा पसंद आता है और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को रखिए, बिकॉज इफ यू जंप बिटवीन टू बोट्स ऑन डिफरेंट स्टाइल्स वहां पर फिर ज्यादा नुकसान होता है। नीरज, मेरा डिस्कम्फर्ट तब तक था जब एंटायर मार्केट वाज सेइंग कि रिसेशन विल कम इन 2022 सेकंड हाफ, देन 2023 फर्स्ट हाफ। अभी बात हो रही थी अभी 23 सेकंड हाफ में आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2024 में आ जाएगा। ऐसा कंसेंसस मेरे को बड़ा अपसेट करता है बिकॉज देन आई कांट प्ले बिकॉज इट्स अ कंसेंसस।
अब मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ नीरज, बिकॉज अब मार्केट चल पड़ा है कि नहीं, अब शायद रिसेशन नहीं आएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी. आई लाइक इट. एंड देन इन दिस केस इनकी गोल्डमैन सैक्स का फोरकास्ट लें तो ये 150 तक चले गए थे और अब ये 87 तक आ गए. एंड जनरल कंसेंसस इज दैट ऑयल नहीं ऊपर जाएगा. फॉर इन्वेस्टर लाइक मी, आई लाइक दिस कंसेंसस, राइट, बिकॉज मार्केट फिर उसी समय आपको सरप्राइज कर सकता है, राइट. तो आई थिंक नीरज, दिस डिकेड इज गोइंग टू बी अ वॉर फॉर ऑयल. मैं किताब पढ़ रहा हूं और इट्स कॉल्ड द न्यू मैप, एंड डेनियल यर्गिन है, बड़े फेमस राइटर हैं. आई थिंक उन्होंने इसी पर, एनर्जी वॉर्स पर 3 किताबें लिखी हैं. तो अभी मैंने आधी पढ़ी है, तो कहीं मैंने गलत कंक्लूजन ना निकाल लिया होता. आई डोंट वांट टू से टू मच, बट मुझे लगता है कि ये डिकेड एनर्जी वॉर्स का रहेगा नीरज, और इतना आसान नहीं है इसको सेटल करना. ना अगल बगल में रखे तो किताब दिखाई ना उसका कवर. हाँ, ये है नीरज. हाँ, ये देखिए, द न्यू मैप. द न्यू मैप. हाँ, सो नीरज अभी आधी है तो मैं कंक्लूजन गलत अच्छा, मैं इसमें काउंटर देता हूँ आपको. इसमें काउंटर देता हूँ आपको. आपने कहा कि कंसेंसस आपको बहुत अच्छा लगता है कि क्रूड में सब लोग मान रहे हैं, गोल्डमैन भी मान रहा है, मॉर्गन स्टैनली वो 80 से 87 से ऊपर नहीं आया. मैं आपको इसका काउंटर देता हूँ. अगर सऊदी अरेबिया कट कर रहा है, रशिया कट कर रहा है, छोटे छोटे देश उसको फॉलो करते हैं, जो ओपेक प्लस फैसले लेता है, उसके बावजूद अगर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है? एक रीज़न ये हो सकता है कि किसी ने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन तो किया नहीं कि सऊदी अरब ने काटा कि नहीं काटा. किसी ने वेनेजुएला जाके देखा तो नहीं कि उसने कितनी सप्लाई बढ़ा दी, और किसी ने ये भी जाके नहीं देखा कि यूएस ने कितनी सप्लाई बढ़ाई है. इनविजिबल सप्लाई बहुत भयानक आ रही है, ये मैं आपको कह रहा हूँ. तेल का ऐलान हो रहा है कट का, कि प्रोडक्शन कट करेंगे, ये करेंगे, बट एक्चुअली शायद नहीं हो रहा है. अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता कि आप 25 लाख बैरल तेल कट कर दें और प्राइस वहीं पे खड़ा रहे. इम्पॉसिबल है. इसलिए मुझे बहुत सीरियस डाउट है कि प्रोडक्शन कट की बातें सिर्फ हो रही हैं, ऐलान हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा है. इराक की सप्लाई बढ़ा रहा होगा, रशिया ने तो, बल्कि कई खबरें भी आई कि उसने प्री कैप लेवल की सप्लाई बढ़ा रखी है. और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्रूड पे जो लोग टारगेट नीचे कर रहे हैं ना बार बार, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सप्लाई बढ़ी हुई है. हाँ, आपकी बात से मैं यहाँ पे सहमत हो सकता हूँ कि 3 महीने बाद जब ये रियलाइज होगा कि अब सस्टेन करना मुश्किल है सप्लाई, तब शायद वो झटका आएगा. लेकिन अभी मेरे को लगता है कि सप्लाई पे बहुत बड़ी एक केमिकल लोचा हो रहा है. ये सप्लाई का नंबर कोई जाके वेरीफाई करे कि बॉस आपने बोला था लेकिन कट किया क्या, नहीं किया. आई डाउट, सीरियसली डाउट. मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे को डाउट लगता है इस पे. अनुराग नहीं, और इसको हम एकदम शॉर्ट नीरज, अगर 6 महीने का देखेंगे तो फिर तो देखिए फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है. बट अगर 3 साल का व्यू ले तो फिर एक व्यू बन सकता है. तो आई एम वेरी बुलिश फॉर दिस एंटायर डिकेड फॉर एनर्जी, क्योंकि ऑयल थोड़ा लोग जल्दबाजी कर रहे हैं कि पीक ऑयल हो चुका है. पीक ऑयल इन सेंस ग्लोबल पीक कंजम्पशन ऑफ ऑयल, राइट. तो वो एक आएगा एक पॉइंट पे, बट आई थिंक मे बी नॉट इन दिस डेकेड, बट लेट्स सी. अच्छा, एक चीज आपने कहा